और अब शुरुआत मुकाबला की। चुनाव राज्यों के हों या केंद्र के, ओवैसी का फंडा एकदम साफ है। उनका एजेंडा क्लियर है, हिंदू और मुसलमान। ओवैसी हर चुनाव को पोलराइज करके खुद को नेशनल लेवल पर मुस्लिमों का मसीहा बनाने में लगे हैं। हिमाचल और गुजरात में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तो ओवैसी मामले को खींचकर लॉ कमीशन तक ले गए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी बता दिया। ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बीजेपी हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर पाएगी। उनका सवाल है कि क्या समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार हर जगह ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा रही है जो हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लॉ कमीशन के नए चेयरमैन पर भी ओवैसी ने वही आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने उन्हें संभलकर बोलने की नसीहत दी। बहरहाल ओवैसी इस वक्त गुजरात में मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा, डिबेट शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह की जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है। इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है, मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोग जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29, और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को एबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को एबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे, सांसद बीजेपी। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं, और इसके अलावा यास्मीन फारूकी, महासचिव SDPI हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वारिस पठान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मुद्दा चाहे कोई भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान एंगल निकालना क्या जरूरी है? अब लॉ कमीशन के अध्यक्ष को लेकर जो बयान आया है आपके नेता का, उसके क्या मायने निकाले? ये देखिए, तो भाजपा का फील्ड है ना, वो तो हिंदू मुसलमान किए बिना देश को चला ही नहीं सकते। वो 2 से लेकर 365 तक क्रॉस कर गए हिंदू मुसलमान करते हुए, गाय गंगा मंदिर के नाम पे। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं चुनाव के पहले, हमेशा ये गिमिक करते ही है। चलिए मुझे बताइए प्राची जी, मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। क्या वारिस पठान हिमाचल प्रदेश में 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 118 टेनेंसी एक्ट के तहत हिमाचल के बाहर वाला कोई नहीं खरीद सकता। तो क्या आप उसको एबॉलिश कर डालेंगे? देखिए, आर्टिकल 29 है ना, जो राइट टू कल्चर है, ये एक अनफेटर्ड राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते प्राची जी। ये अनफेटर्ड राइट है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा प्लुरलिज्म के ऊपर चलता है। ये कल्चरल राइट्स जो दिए गए, इसको आप नहीं हटा सकते। ये राइट पे 29 के अंदर सब आ गए, हम लोग आदिवासी आ गए, मुस्लिम आ गए, सब आ गए। अब लॉ कमीशन ने कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। जब 2018 के अंदर आया था रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट को क्यों नहीं मानती है भाजपा की सरकार? क्योंकि ये इनके एजेंडा के परे है। जो चीज इनके हिंदुत्व के एजेंडा के अगेंस्ट होती है, उस रिपोर्ट को नहीं मानते। और अब जब उन्होंने बताया, तो हमारे पार्टी सदर ने यही कहा ना कि जो चीफ जस्टिस थे पहले कर्नाटका के, उन्होंने जो कुरान की आयत थी उसके तर्जुमे को सही इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था। अब इनको आप बनाना चाहते हो चेयरमैन, तो किस तरह से चलेगा ये सारा काम? अब भाजपा ये क्यों कर रही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जज को जज करना क्या इस देश में जायज है? वारिस पठान जी, इस देश की न्यायपालिका पर तो आपको यकीन है? अब आप एक जज के फैसले को लेकर और तमाम सवाल खड़े कर देंगे और ये कह देंगे कि ये तो प्रो हिंदू है। ये कहां तक जायज है? ये नैरेटिव तो गलत है ना। देखिए प्राची जी, मैं आपको याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस वर्मा,
जस्टिस वर्मा ने एक मर्तबा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मतलब कोई भी करेक्शन हो सकता है, करेक्शन कर सकता है। हम जुडिशरी के खिलाफ नहीं है, ना हम जजेस के खिलाफ है, लेकिन जजमेंटल है ना। हम तो बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर आप लॉ कमीशन बनाओगे, क्यों आप 2018 के जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट था उसको खारिज कर दिया? क्यों नहीं मानते आप उसको? चलिए बताइए मुझको। क्यों? उन्होंने कहा लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात मुद्दे की ये है प्राची जी, आपके दर्शकों को और सबको पता चलना चाहिए कि बीजेपी इस वक्त ये क्यों लाना चाहती है। वजह एक ही है कि जब पूरी देशवासी भाजपा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि बताइए मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, कब मिलेगा? मोदी जी बताइए डॉलर के बनिस्बत जो रुपया है वो आज 84 तक तो चला गया, अब 100 भी चला जाएगा, तो कब ये रुपये कंट्रोल करेंगे आप इसको? मोदी जी बताइए आप ना कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कब रुकाया जाएगा? मोदी जी के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। अब सवालों के जवाब नहीं है, सामने चुनाव खड़ा है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तो लोगों को किस तरह से बोलिंग डाले, किस तरह से घुमाया जाए माइंड का, तो डाइवर्जेंट टैक्टिक स्टार्ट कर दिया भाजपा ने। तो सबके लिए है ना वारिस पठान जी, इसमें ये नैरेटिव सेट करना कहां तक जायज है? तो सबके लिए, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर लागू होगा, सब पर समान कानून होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो यही है। लाइए कैसा ला सकते हैं लोग, लाइए कैसा ला सकते बताइए। अरे हमारे देश में प्लुरलिज्म चलता है मैडम। हमारे यहाँ पे मिजोरम के अंदर एक अलग कानून है जहाँ पे एक महिला को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके 2-3। गोवा के अंदर एक अलग कानून चल रहा है। मैंने बताया से हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बताओ मैं हिमाचल प्रदेश में अगर वारिस पठान को 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड लेना है तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 118 टेनेंसी एक्ट के तहत आता है। तो किस तरह से ये पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी करेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट में कानून चलेगा, मगर हिंदू के लिए तो ऐसा सदर यही तो बात है। इसमें मुसलमान फैक्टर आपने कैसे ढूंढ लिया? सवाल इस बात को लेकर है, लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाए, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए, उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। सुधांशु जी, वारिस पठान की चिंता यह है कि आप जो भी करते हैं वो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। आप एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं और एक वर्ग को दबाना चाहते हैं, और वही लॉ कमीशन के अध्यक्ष जो बदले हैं उसको लेकर भी सवाल है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सवाल है। देखिए, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के एक राज्य में 60 साल से लागू है, वो है गोवा, जो कि भारी संख्या में क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। और इतना बड़ा है कि 40 में से भारतीय जनता पार्टी के 18 कैंडिडेट क्रिश्चियन थे। 40 में 18। हमारे डिप्टी सीएम भी क्रिश्चियन रह चुके हैं। क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिख को कोई समस्या नहीं है, बौद्ध को कोई समस्या नहीं है, पारसी को कोई समस्या नहीं है, यहूदी को कोई समस्या नहीं है। प्राची जी जानते हैं समस्या किसको है? जो कहता हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इन्हीं के नेता पहले भी बोल चुके, अभी शौकत अली बोले थे, जिनको 800 साल की हुकूमत का जलवाए जलाल चाहिए था। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि आजादी के बाद वो जमालो जलाल मौजूद था, वो जलाल खत्म नहीं होना चाहिए, बस इस बात का मलाल है। इसीलिए जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, यानी जो 80-20 की बात करते, जो माइनॉरिटी में 80% है, वो कहता मेरा स्पेशल प्रिविलेज बना रहना चाहिए, मेरा इस वीटो बना रहना चाहिए। और अभी वारिस पठान जी इतनी बातें बता रहे थे, इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी जी को कभी महंगाई पे बोलते सुना है? ये प्रवक्ताओं के बोलने के लिए टीवी पर अपने मुखौटे को मुख को छुपाने के लिए मुखौटा, पार्टी का नाम मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, बयान देंगे सिर्फ सांप्रदायिकता के मुद्दे के ऊपर, मुखौटा आगे रखेंगे जब लगेगा कोई बचाव नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार का, जैसे वारिस पठान जी ने कहा कि मोदी जी ये गुगली डाल रहे हैं, वो अरे भाई गुगली उगली नहीं, आप तो सीधे तलवार बांध रहे हैं। सीधे काटने वाली बात करना, सीधे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सीधे 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेगा। तो आप तो सीधे करने वाले हैं ना, सीधे जहर उगलने वाले लोग हैं। इस कारण से इनको किसी भी चीज में यदि समानता दिखे। और एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं, चलिए वो तो आप लोग बहुत बार पूछ चुका हूं, आप लोग मुसल ईमान का अर्थ होता है ईमान का पूरे ईमान पे तो भरोसा नहीं है, इसीलिए सिर्फ सिविल में चाहिए, क्रिमिनल में क्यों नहीं रखते? चलो वो तो हमें पता है, आप हाथ नहीं कटवाना चाहते चोरी करके, शराब पी के कोड़े नहीं पड़ना चाहते, मगर ये बताइए सिविल में अगर आप चाहते हैं पर्सनल लॉ, तो कल्चर इस्लाम का यह कहता है कि बैंकों से ब्याज नहीं लेना चाहिए, ब्याज लेना गैर इस्लामी है। तो कहिए जो ऑटोमेटिक ब्याज डिडक्ट होकर आता है वो हम वापस कर देंगे, नहीं वो भी चाहिए। मुझे क्रिमिनल में कॉमन चाहिए, सिविल में जितना अच्छा लगता है कॉमन चाहिए। मैं मुसल ईमान नहीं हूं, ईमान का पूरा नहीं हूं,
आधा भी नहीं हूं, वो थोड़ा सा वाला चाहिए जितने में औरतों को दबाया जाए। सवाल टाइमिंग को लेकर है, बीजेपी से सवाल हमेशा टाइमिंग को लेकर पूछे जाते हैं। सुधांशु जी, सवाल टाइमिंग को लेकर पूछे जाते हैं कि जब भी किसी राज्य में कोई चुनाव होता है तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड निकलकर बाहर आ जाता है पिटारे में से, इससे पहले क्या याद नहीं आती बीजेपी को? प्राची जी, जो लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं क्या? 1980 के बाद से हमारा एक मैनिफेस्टो बताएं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो। चुनौती से पूछता हूं, एक मैनिफेस्टो बताएं। हमने हर चुनाव में कहा 1951 से यह हमारे एजेंडा में है, 1951 से। दूसरा, ये भाजपा का एजेंडा नहीं है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्वों में भी है। एक नहीं, अश्विनी जी बैठे ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन बार तक सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और मैं कहता हूं, अगर अपना अलग रखना चाहते हो तो रखो ना भाई, पूरा रखो। या आधा और टुकड़ा क्यों रखना चाहते हैं? पूरा रखिए, तब तो हम माने आपकी ईमान जो है वो पक्का है। वरना ईमान पे शक पैदा होता है जब आप कहते हैं मुझे आधा चाहिए और आधे में भी टुकड़ा चाहिए। चलिए ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी, जो सवाल वारिस पठान जी उठा रहे थे कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस देश में जो हमारी विविधता है वो खत्म हो जाएगी और खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, ऐसा है क्या? प्राची जी, मैंने अभी इसके पहले दोनों विद्वान साथियों को सुना, इसलिए मैं 2 मिनट आपसे अनइंटरप्टेड चाहूंगा जी। मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक विधान। तो यानी जैसे भारत में एक भारतीय दंड संहिता है, ऐसे एक भारतीय नागरिक संहिता होनी चाहिए। जैसे इंडियन पिनल कोड है, ऐसे एक इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आने से, जहां तक बार बार हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदुओं में पहले ही बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिल चुका है। कॉमन सिविल कोड के मैं 1 दर्जन फायदे आपको फटाफट बताता हूं। शादी विवाह की उम्र समान होगी, इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, इसका फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। बाल विवाह बंद होगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। बहुविवाह बंद होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का आधार सबके लिए कॉमन हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का तरीका यानी सबका कोर्ट के जरिए होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गुजारा भत्ता का फार्मूला एक हो जाएगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। विरासत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। प्रॉपर्टी का राइट एक समान हो जाएगा, सबको एक बराबर हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। ये तो मैंने आपको भी 1 दर्जन बताया, नहीं तो मैं आपको 10-12 और बता सकता हूं। तो कहने का मतलब, इस देश में देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिले, इसका मतलब यही कहता है कॉमन सिविल कोड। हिंदू बेटियों को लगभग बराबर मिल चुका है, तो कॉमन सिविल कोड का मैक्सिमम फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम फायदा हमारी पारसी बेटियों को मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम फायदा हमारी क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। हिंदू बेटियों को इसमें कोई फायदा ही नहीं। कॉमन सिविल कोड आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पूरी तरीके से जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का मैटर है। यह पूरी तरीके से संविधान की आत्मा का मैटर है, क्योंकि समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, कॉमन सिविल कोड इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल संविधान का विरोध नहीं कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो संविधान निर्माताओं का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, रफी अहमद किदवई का विरोध कर रहे हैं, मौलाना कलाम का विरोध कर रहे हैं, नेहरू का विरोध कर रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं। यास्मीन जी, अभी जैसा कि अश्वनी जी कह रहे थे और सुधांशु जी ने भी बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इस देश पे लाया जा रहा है, इसके आपके नजरिए में क्या मायने हैं? क्योंकि वारिस पठान जी तो कह रहे हैं कि इस देश में एक अलग तरीके का पोलराइजेशन किया जा रहा है, एक पक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अभी हिमांशु जी ने ये कहा, जो सुधांशु जी ने, सॉरी, कि हम 80 से बातें कर रहे हैं। ये आप 80 से बातें कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट तो नहीं लाए ना आप अभी तक, क्योंकि आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ उछालना है, चीज़ों को बहस करना है, दिखाना है कि हम इतना हिंदुओं के लिए काम करते हैं। आप बीजेपी नेता बैठ के जो भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, मैं इसको फेवर नहीं कर देती। कौन कह रहा है, किसको याद है 800 साल? आपने उस 800 साल के बाद तो 100 साल अंग्रेज राज कर गए। कौन
लोग हैं जिनको याद कर यह है कि 800 साल आपने राज किया था। दूसरी बात, आपको आज एक बात बता दूं, जितना प्रोपेगेंडा आप उस 800 साल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इतना खराबा कर रहे हैं, आपके कड़वाहट उसी प्रोपेगेंडे को लेके घोल रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अच्छे बन के दूध के धुले हुए बोलना चाह रहे हैं। अभी वकील साहब ने 25 चीजें गिनवा दी। मुझे आप एक बात का जवाब दे दें, सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की आप बात करते हैं, आप उन चीजों को तो अभी तक जड़ से मिटा नहीं सके। आपके बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं, आपके यहाँ खाप पंचायत आज भी हो रही है, आपके यहाँ ट्राइबल में झगड़ा आज भी निपटाया जा रहा है, औरत की यास्मीन फारूकी जी, आपका और तेरा क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम सबके लिए, मैं तो बार बार ये क्लियर कर रही हूँ, बात तो आप रही हैं, आपका और तेरा क्या होता है? ये देश तो सबका है और कानून तो सबके लिए आएगा। मैंने नहीं बांटा है, देखिए मैंने तो पूरी बात सुन ली, मैंने कहा बांटा, बंटवारा जब वहां से शुरू हुआ तो मैंने भी अपना जवाब दे दिया। हम तो हम ही हैं और हम ही रहेंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने सुनी थी कि हम क्यों कहते हो आप, तो किसी ने मुझे ये जवाब दिया था कि हम का मतलब है से हिंदू और मीम से मुसलमान, और दोनों मिलके हम बना है, तो हम तो एक ही रहेंगे और जो तोड़ने वाले हैं वो तोड़ते रहेंगे। ये बातें उन्होंने खुद ने बोला है कि हम 80 से कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ तोड़ने की कोशिश 80 से कर रहे हो। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसमें टूटेगा कैसे? एक बार क्लियर कर दीजिए मैडम, फिर मैं वारिस पठान जी के पास जाऊंगी। टूटेगा कैसे? ये जो आपने हम का मुझे मीनिंग बताया, ये कैसे टूट जाएगा? कॉमन सिविल कोड की बात मैंने कॉमन सिविल कोड की वजह से टूटने की बात नहीं की। मैंने कहा है वो सारी पहले जो लोगों की खराबियां हैं पहले उन्हें तो साफ कर लो। कैसे करोगे? खाप पंचायत को रोक लोगे क्या? झगड़े को निपटा लोगे क्या? अरे तो इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप कैसे अलग ले जा रही हैं? जो चीजें जिस धर्म में गलत हैं उसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वो बता रही हूँ। अरे तो इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं। बताइए। अच्छा, इस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। मैं वारिस पठान जी के पास जाऊं, लेकिन इससे पहले सुधांशु जी से बात कर लेती हूँ। मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। सुधांशु जी, जो चिंता यास्मीन जी को है कि बहुत सारी कुरीतियां हैं। लो मैडम, फिर सुधांशु जी के पास जाइए। मेरे को बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब देने हैं। वारिस जी, एक सेकंड रुक जाइए। करके आपको क्या फायदा होने वाला है? एक सेकंड रुक जाइए ना, जो कंफ्यूजन पैदा हुई है वो तो क्या फायदा होगा आपको उनसे बात करके? फायदा तो होगा, वही तो सत्ता में है, वही तो जवाब देंगे। आपने तमाम लोगों ने सवाल उनकी तरफ खड़े किए, तो एक छोटा सा जवाब तो फिर जवाब देंगे ना। यास्मीन जी का तो सवाल है। आप डिबेट को एक ही तरफ मत लेके जाइए। एक ही तरफ नहीं लेके जा रही वारिस जी। जो वाजिब सवाल खड़ा हुआ है उस सवाल का जवाब सुधांशु जी से लूंगी, और आप मुझे नहीं बताएंगे वारिस जी मुझे कब किससे क्या सवाल लेना है। एक सेकंड रुक जाइए। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो कुरीतियां चल रही हैं बाकी धर्मों में, क्या वो भी दूर हो जाएंगी? एक सेकंड यास्मीन जी। देखिए, अंतर है, दोनों बातों का अंतर बता दे रहा हूं। जो यास्मीन जी ने कहा, देखिए कोई परंपरा चल रही है उसको रोकना एक चीज है, उसको कानूनी मान्यता नहीं है। आप तो जिसे कुरीति कह रहे हैं उसको कानूनी मान्यता चाह रहे हैं। जैसे किसी मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मुआवजा नहीं देना है, यह कानूनी मान्यता है। नहीं, मैं कानूनी मान्यता, देखिए मैं ट्राइबल में कानूनी मान्यता है, आपका कोड भी नहीं। क्या खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता है? कौन कहता खाप पंचायतों को कानूनी मान्यता है? खाप पंचायत नहीं, झगड़ा वो उनका आपसी अरेंजमेंट है। जैसे आप परिवार में बैठ कर निर्णय ले ले वो एक अलग बात है, मगर अगर भाइयों में लड़ाई होती तो मामला कोर्ट में जाता है। अगर परिवार में बैठ के सेटल हो गया तो अलग बात है। आप कानूनी मान्यता की बात कर रहे हैं। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मुआवजा नहीं देना है, जब कोर्ट ने कहा था मुआवजा देना है तो कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को ऊपर कर दिया गया था। इसलिए और सारी मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। आप गलत बात कर रहे हो, मैं साबित कर सकती हूं। अरे भाई, मैं एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। जो आपने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये बताइए, ये महरम की परंपरा बंद हुई, इससे हिंदू महिला को क्या फायदा हुआ भाई? सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर था कि मुस्लिम महिला अकेले हज पे नहीं जा सकती, 4 मुस्लिम महिलाएं चाहे तो हज पे नहीं जा सकती थी। अब हमने उसको समाप्त किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया भाई? ये ट्रिपल तलाक हमने समाप्त किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया भाई? 35 से हमने खत्म किया। कश्मीर में अगर कश्मीर की कोई बेटी कश्मीर के बाहर के मुसलमान से भी शादी कर लेती तो उसका प्रॉपर्टी में हक खत्म हो जाता। हमने खत्म किया, इसमें हिंदू कहां से आ गया? समस्या यह है कि आपको हर चीज में हिंदू दिखता है, और कारण जानते क्या है? मैं प्राची जी एक बात कह देना चाहता हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था।
अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक नॉन मुस्लिम देश बताइए जहां शरिया के प्रावधान संविधान में मान्यता प्राप्त हो, और अगर कोर्ट और शरिया में मतभेद होता हो तो शरिया विल प्रिवेल ओवर द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक सेकुलर देश बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। वारिस पठान जी इस बात का जवाब दे देंगे। वारिस जी, हर चीज में हिंदू कैसे दिखने लगता है? अब ये सवाल सुधांशु जी की तरफ से। अभी देखिए, मैंने सुना सुधांशु त्रिवेदी साहब को, मैंने अश्विनी उपाध्याय साहब को सुना। अश्विनी उपाध्याय साहब ने स्टार्ट किया कि मैं संविधान लेके बैठा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो मैं भी संविधान लेके बैठा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ ही। अगर उनके हाथ में संविधान होगा तो वो खोलेंगे उसको और आर्टिकल 29 को जरा सा एक सेकंड के लिए पढ़ लेंगे तो सब दर्शकों के सामने क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी। 29 बोलता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अभी आप इसका क्या करेंगे? ये तो अनफेटर्ड राइट है जो मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया हुआ है। तो अश्विनी उपाध्याय जी, आप बड़ा मेहरबानी लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाना छोड़िए। ये अनफेटर्ड राइट है, कोई छीन नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हमारे आदिवासी भाइयों का भी है, इसके अंदर राइट चलता है। बात नंबर 2, मैंने एक सवाल किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी से रिक्वेस्ट करता हूं, सुधांशु जी, वारिस पठान को हिमाचल प्रदेश में 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, क्या मैं खरीद सकता हूं मेरे नाम पे? बताइए। नहीं खरीद सकता, क्योंकि सेक्शन 118 ऑफ द टेनेंसी राइट के तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर का आदमी वहां पर आके एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता। तो आप इसको कैसा इक्वालिटी के अंदर लेके आ जाएंगे? हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे? चलिए बताइए, क्या पूरा आप उसको एबॉलिश कर देंगे या उसको मान लेंगे? अब मिजोरम के अंदर जो अलग कानून है उसका आप क्या कर देंगे? और बात नंबर 3, जब 2018 में चौहान साहब ने कहा था, लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है, तो आज आप अपने आदमियों को बिठा के लॉ कमीशन बना के क्यों लाना चाहते हो? आप लाने वाले तो नहीं हो, मुझे मालूम है लाने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते इसका। मगर इलेक्शन के पहले मोदी जी के पास जवाब नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दो सुधांशु अगर आपके पक्ष में कोई नतीजा आए, कोई फैसला आए तो आप कहने लगते हैं ठीक है जज, और अगर दूसरे पक्ष में चला जाए तो आप पक्षपात का आरोप लगाते हैं। ये चश्मा गलत है। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अश्विनी उपाध्याय जी, आपसे ही चुनौती दी थी वारिस पठान जी ने, और आपसे भी सवाल पूछे थे। पहले उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर सुधांशु त्रिवेदी जी को भी एक चुनौती वारिस पठान जी ने दी थी, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, वारिस भाई वकील हैं और वो संविधान को जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये जो पार्टी आला कमान ने कहा है तो उसको जस्टिफाई करना है। अरे वारिस भाई सुन तो लीजिए, आपको मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए। मैं संविधान मेरे हाथ में है और आप जिसको कोट कर रहे हैं उसको मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं क्या कहता है। प्राची जी, संविधान में रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। संविधान में प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। संविधान राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं। धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं, धर्मांतरण का नहीं। तो संविधान अपने अपनी अच्छी रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है। बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला, मुता, मिस्यार, दारुल कजा, तहर्रुस, इसका अधिकार नहीं देता। और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 4 शादी वाला मैटर तो 5 जजों के सामने चला गया है। ये जो ओरल तलाक चल रहा है, तलाके बिद्दत भले खत्म हुआ, लेकिन तलाके हसन, तलाके किनाया, तलाके बाइन, तलाके सुन्नत, बाकी और तरीके का ओरल तलाक चल रहे हैं। आज भी वो चिट्ठी के जरिए, ईमेल के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे दिए जा रहे हैं, एसएमएस पे दिए जा रहे हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता वारिस भाई। संविधान राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं। रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। ये आप जानते हैं, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस पठान जी आपसे भी सवाल पूछ रहे थे। सवाल उन तमाम कानूनों को लेकर है जो अपने अपने राज्यों में लागू है, और उनका यही कहना है कि उन तमाम चीजों को क्या आप खत्म कर देंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो? देखिए, पहली बात तो ये कानून के जानकार होकर कैसी बचकानी बात करते हैं साहब। लॉ कमीशन के अध्यक्ष का एक कार्यकाल होता है। आप कहते हैं 2018 में बोला था चेंज हो गया। अरे भाई, कितना कार्यकाल होता है आपको पता है? बताइए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर नहीं भी पता तो हम बता दे रहे हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद स्वाभाविक रूप से चेंज होता है। अरे उनकी बात को माना क्यों नहीं? उनके रिपोर्ट को माना क्यों नहीं? आपने सवाल का जवाब तो ये है आपके। होता था जिंदगी बैठा रहेगा।
तो ऑब्वियसली जिस समय चेंज होता है तो उस कारण से आपको तो आदत है हर चीज के ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि आप एक परमानेंट रेस्टलेसनेस पोजीशन में रहते हैं। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं, जमीन खरीदने की जहां तक बात है, ये तो आप अगर कोई एक प्राइवेट सोसाइटी हो उसमें भी उनकी परमिशन के बगैर नहीं खरीद सकते। क्या बात करते हैं? जमीन पे तो अधिकार अलग प्रकार का है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हिमाचल में हम जाएंगे तो हमारे शादी का रूल बदल जाएगा और दिल्ली में शादी का रूल अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बंबई में तलाक का रूल अलग रहेगा और हैदराबाद में तलाक का रूल अलग रहेगा। आप किस चीज की तुलना किससे करने की बात कर रहे हैं? और अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आपको राइट देता है जो आपने कहा, तो पूरा राइट चाहिए ना। ये क्यों पूरा नहीं चाह रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, आप कहिए मुझे पूरी तरीके से अपने मजहबी अकीदे यानी धार्मिक विश्वास पर, श्रद्धा पर विश्वास रखने का अधिकार है, मैं पूरा मानूंगा। पूरा क्यों नहीं मानते? मुझे इस बात पे प्रॉब्लम है कि सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए चाहिए। कहिए ना, क्रिमिनल छोड़ दीजिए, सिविल में ब्याज लेना बंद कर दूंगा। कहिए इस्लाम में मौसीकी कुफ्र है, कोई गाना नहीं गाएगा। कहिए जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार हैं उनकी फिल्में नहीं देखेगा कोई। अरे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इक्वल का। केवल औरत को दबाने के लिए मुझे अपना कल्चर चाहिए। ये कौन सा कल्चर बता रहे हैं मेरे भाई? मुझे बताइए तो आप किस कल्चर की बात कर रहे हैं? अगर चाहिए तो खुल के बात करिए, आपका कल्चर क्या है? फिर सारी बातों में बात करिए। प्रिया जी क्या आधा घंटा बताइए, आपको बैठ के बताइए। पठान जी प्राची नाम से हमको सिर्फ सुनते ही रहना है कि हमको बोलने का मौका भी दिया जाएगा मेरा, और उसके बाद जवाब दीजिए। आप इस सवाल पूछ रहे हैं। अरे प्राची जी, अरे सॉरी प्राची जी, बड़ा अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है प्राची जी आपका। आप जवाब जरा सुनिए ना, अभी कितना सुनेंगे सुधांशु त्रिवेदी की झूठी बातें। अब झूठ सुनने थोड़ी बैठे, हम लोग तो सत्य के लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। कितना झूठ बोले। और सुधांशु जी आप लोग तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नारी सम्मान की तो बात ही मत करो आप लोग। भाजपा के मुंह से नारी सम्मान की बात एक गाली लग रही है, गाली। बिल्किस बानो के केस में क्या कर दिया आपने? नारी सम्मान की बात कर रहे थे ना मोदी जी, 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला पे खड़े होके नारी का सम्मान होना चाहिए। उसी दिन क्या हुआ? 15 अगस्त 2022 गुजरात में, जहां भाजपा की सरकार है, एक नारी का बलात्कार किया गया था ना। 11 उसके बलात्कारियों को बाइज्जत छोड़ दिया गया, उसकी मां के कातिलों को छोड़ दिया गया, बहन के कातिलों को छोड़ दिया गया। नन्ही मुन्नी 3 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया था पत्थर से, उसका कत्ल कर दिया गया, उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। तो क्या बिल्किस बानो हमारे देश की नारी नहीं थी? क्या नारी सम्मान की बात आप लोग मत करो, उसके दरिंदों को पहले सलाखों के पीछे डालो। सुधांशु जी आप तो इतने वरिष्ठ आदमी हो, मोदी जी के दोस्त भी हो, आप बोलिए जाके मोदी जी को। पूरा देश गालियां बक रहा है कि एक नारी के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया है। पहले उठाओ उन 11 को जेल में डालो, फिर उसके बाद नारी सम्मान की अपन बात करेंगे। बात नंबर 2, अभी आपने कहा क्या सुधांशु जी कि शादी में इनको ये नहीं चाहिए, इनको जमीन में चाहिए। अरे तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून होगा तो जमीन जायदाद शादी ब्याह सब पे होगा ना। तो हिंदू मैरिजेस एक्ट जो है उसका क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ देंगे उसको? और मैंने जो सवाल किया था, हिमाचल प्रदेश में मेरे को 1 एकड़ जमीन चाहिए एग्रीकल्चर लैंड की, मुझे नहीं दी जा सकती क्योंकि मैं हिमाचल का रहवासी नहीं हूं। अब उस कानून को आप हटा देंगे तो हम सब जाके हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदेंगे। पहले 2। तीसरी आपकी नीयत पे ही शक है कि आप कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओगे। ये आप सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हो। आपका हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस एजेंडा को सिर्फ आपको आगे लेकर जाना है, काम कुछ नहीं करना। चुनाव के बाद रात गई बात गई, ये तो सिर्फ अपना काम बनता। सुधांशु जी आप लोग का टारगेट हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। इसी के ऊपर आप चल रहे हो। मेरा चौथा सवाल कि आधा अधूरा क्यों चाहिए? जब आपको सिविल कोड पर दिक्कत है, जब आपको सिविल के नाम पर जो कानून है उसको दिक्कत है, तो क्रिमिनल में भी लागू कर दीजिए ना फिर मजहब के आधार पर। अरे करिए ना, करिए। मैं तो बोल रहा हूं कि लगाए चले, मिजोरम के ऊपर लगा दीजिए आप। वहां तो इनके लिए गाय इज मम्मी, गोवा के अंदर यम्मी, तो वहां का क्या करेंगे इन लोग? अरे इनकी डुप्लीकेसी के चक्कर में आप कहां पड़ रहे हो प्राची जी? इनको आप सवाल करो, भाग जाएंगे ये लोग। एक तरफ अलग कानून है गाय माता के लिए, दूसरी तरफ गाय माता के लिए गोवा में अलग कानून बना के रखा है। हाँ, और बोलते हैं कि अगर जरूरत कम पड़ गई तो इंपोर्ट करेंगे बाहर से। अरे किस दिशा में देश को लेके जा रहे हो सुधांशु जी? अरे आप इतने वरिष्ठ आदमी हो, राज्यसभा के मेंबर बन गए आप, थोड़ा सा बोलो मोदी जी को ऐसा न करें। यास्मीन जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी कुछ दिखाओ ना, काम का भी जवाब दे दीजिए जो वारिस पठान जी लगा रहे हैं। मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं और पोलराइजेशन करते हैं, यही सवाल है वारिस पठान जी का शुरुआत से।
देखिए, इतने आवेग और आक्रोश में बोल रहे थे, मुद्दा तो कुछ बोले ही नहीं। सवाल तो यह था कि पूरा ईमान क्यों नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं। और मैं जवाब देना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड न होने से क्या नुकसान होता है? बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उसके तो 14 साल की जेल काटने के बाद बाहर आए। मगर इमराना का फतवा याद है? उत्तर प्रदेश में इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, फिर मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी यानी अपने पति की मां हो गई। क्यों? यही तो स्पेशल प्रिविलेज चाहिए था, इमराना के बलात्कारी को पुरस्कार। अरे यहां तो सजा काट के बाहर निकले, वहां तो पुरस्कार। इमराना भी तो आप ही की कम्युनिटी के, उसके लिए दिल में क्यों नहीं है? अगर कॉमन सिविल कोड होगा तो नहीं होता। इससे ज्यादा घटिया तो जजमेंट नहीं हो सकता था जो किया गया, उसके ऊपर चुप रहते हैं। अरे छोड़िए, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ही तो बता देते। एक बार मुंह से निकला होता इमराना का नाम तो हम मानते कि आपके दिल में कोई दर्द है। मगर मैं बार बार पूछ रहा हूं, पूरा ईमान क्यों नहीं चाहिए? चलो सिविल में भी पूरा क्यों नहीं चाहिए? क्यों ब्याज चाहिए? क्यों गाने सुनने हैं? क्यों एक्टर्स कबूल हैं? मेरे देश की नागरिक। और सुनिए, इतना ही नहीं, मेरा हज सब्सिडी भी चाहिए थी जो काफिरों के पैसे से मिलती थी, वो ठीक है, बंद कर दी है सरकार ने। हम तो एक अलग बात है। लोग थे जिन्होंने कहा सब्सिडी को हटा दो, और वो जो पैसा, अच्छा अरे क्या हटा दे, तो मजबूरी में हटानी पड़ गई। कोर्ट ने भी कह दिया था, सरकार भी हमारी आ गई, वरना जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी जलवाए जलाल से चल रही थी कि नहीं? बोलिए। चलिए यास्मीन जी जो बातें सुधांशु जी काफिरों के पैसे में पैसा इस्तेमाल करो एक मुसलमान बच्ची को। ठीक है वारिस जी, बहुत देर से यास्मीन जी इंतजार कर रही है, फिर अश्विन जी के पास बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्चा करो। दावा ये है सरकार की तरफ से कि हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस देश के लिए कर रहे हैं, एकता के लिए कर रहे हैं। फिर इसमें क्यों लगने लगता है कि एक तरफा तमाम चीजें हो रही हैं इस देश में? सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे इस बात पे हो रहा है जो दोनों तरफ से, क्या इन्होंने ठेके लिए हैं क्या दोनों ने औरतों के नाम उछालने के, कि ये इस तरह बुरी तरह बोल के और नाम उछाल रहे हैं दोनों। कोई एक का नाम ले रहा है, कोई दूसरी का नाम ले रहा है। औरत के साथ किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है तो क्या उसके लिए भी इस तरह बिखेरी जाएंगी चीज़ें? बहुत अफसोस हुआ है इस वक्त मुझे। और दूसरी बात जो है, आपका जो सवाल है, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ। वो कहते हैं कि साहब सिविल मैटर में आते हो, क्रिमिनल में क्यों नहीं आते हो? तो कर दीजिएगा, आप कर सकते हो क्या क्राइम में आइए, मुसलमानों को बात करिए और जो उनका कानून है लागू कर लीजिए उनके ऊपर। तीसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, वो ये बात अगर ये कह रहे हैं कि सिविल कॉमन कोड की, तो खाली मुसलमान महिलाओं का ही वो महिला देखे जा रहे हैं। तो अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे बंदे हैं तो क्या सिर्फ महिलाओं के ही लिए बात करेंगे? नौजवानों के लिए भी बात कर लें। फिर वही बात आती है कहने में, नौकरियों की बात कर लें। औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, गौरक्षा पे क्यों आदमियों की बात नहीं करोगे? क्या उनकी बीवियां नहीं है जिनको ढेरों को लिंचिंग में मारा जा रहा है? फिर सबकी बातें कर लो ना आके, अगर यही बातें गंदगी करनी है। और जहां तक कॉमन सिविल कोड का सवाल है, आपको ये कहीं नहीं, आप बातें करते हो कि 4 शादियां, मुझे एक ऐसा करें फिर इन सब चीजों पे हम एक है ना एनालिसिस कर लें कि कितने मुसलमानों ने 4 शादियां कर रखी हैं, किसने मुसलमानों ने हलाले कर रखे हैं, कितने बिना मुसलमानों के जो मुसलमान नहीं है कोई और जाती हैं उनके गर्लफ्रेंड नहीं है, कितनी औरतें हैं जो वो साथ रखे हुए हैं, वो उसमें क्या मैटर आ गया है? तो फिर तो ये तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। फिर 2-4 बातों से काम नहीं चलेगा। ये रोज यही तो मेरा भी सवाल है कि इसमें बांटना क्यों है? और अश्विनी जी, मुझे लगता है आप ये समझा पाएंगे कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो एक वर्ग की ही बात क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम सबके लिए है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। प्राची, ये बात तो आप शुरू से कम 10 बार कह चुकी है, वो मान ही नहीं रहे। क्या करूं? हमारे कहने से नहीं मानेंगे, जब आपके कहने से नहीं मान रहे तो हमारे कहने से कहां मान लेंगे? लेकिन मैं एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं प्राची जी, जब ये गजनी आया था तो अपने साथ लुटेरों को ले आया था, अपनी अपनी बीवियों को लेकर नहीं आए थे वो। जब बाबर आया तो अपने साथ 25,000 लुटेरों को लेकर आया था, वो अपनी बीवियों को वहीं छोड़ के आए थे। तो इसलिए मेरा ये मानना कि हिंदुस्तान में तो अब तो कोई शायद मुस्लिम है नहीं, यहाँ 80% हिंदू हैं और 20 सुनना ही पसंद नहीं कर। अरे सुन तो लीजिए बहन जी, सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए।
यहाँ 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। और पुरुषों में तो चलो एक बार मान भी लेते हैं, पुरुषों में तो एक बार मान भी लेते हैं कि हाँ चलो कोई मुस्लिम है, लेकिन यहाँ जितनी बहनें हैं वो सब हिंदू हैं। जितनी बहनें हैं, जितनी भी सारी की सारी हिंदू हैं। बताओ, मैं इसलिए आपके पास सवाल लेकर आई थी, आप समझा पाए जो कंफ्यूजन हो रहा है वारिस पठान जी को और यास्मीन फारूकी जी को कि ये सिर्फ मुस्लिम बहनें या सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं है, जो कुरूती हिंदू धर्म में है उस पर भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मैं आ रही हूँ सुधांशु जी फिर उसके पास, ये जरा समझा दीजिए। नहीं, हाँ उन्होंने बहुत अच्छा कहा। नहीं, मैं अब समझा देता हूं। हाँ। देखिए, बाल विवाह बंद होगा जब शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी सबकी, 18 साल या 20 साल या 21 साल। स्वाभाविक सी बाल विवाह करना हर सबके लिए अपराध हो जाएगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर गुजारा भत्ता सबको मिलता है, तलाक का तरीका एक हो जाएगा, तलाक का ग्राउंड एक हो जाएगा, विरासत का अधिकार एक हो जाएगा, वसीयत का अधिकार एक हो जाएगा, गोद लेने का अधिकार एक हो जाएगा, तो उसमें पहाड़ कौन सा टूट पड़ेगा? अरे देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार देने का विरोध क्यों? देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार देने का विरोध क्यों? तो बार-बार अश्विनी जी भी और सुधांशु जी भी एक ही बात कह रहे हैं। एक सेकंड, अश्विनी जी एक एक करके आप क्यों नहीं चाहते कि जो अधिकार हिंदू बेटियों को मिला है वो मुस्लिम बेटियों को मिले? अजय सर एक सेकंड रुकिए, हिंदू मुसलमान न करके एक कानून की बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। वारिस पठान जी, वो सारा का सारा, यास्मीन फारूकी जी एक मिनट और ये अश्विनी जी एक मिनट। वारिस पठान जी, बार बार सुधांशु जी भी एक बात कह रहे हैं, अश्विनी जी भी एक बात कह रहे हैं कि भाई ये तो सबके लिए कानून है, इसमें कैसे आपने चश्मा लगा लिया कि ये तो मजहबी है या किसी और मजहब के खिलाफ है या एक ही तरफ एक ही कुरीति को खत्म करेगा, हिंदू धर्म में जो कुरीति है उन पर ध्यान नहीं देगा ये जो कानून है। अब पुरुषों के लिए तो है ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए तो है ही नहीं, केवल महिलाओं के लिए। एक सेकंड, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए आपको बहुत फिक्र है, सुधांशु जी और ये अश्विनी उपाध्याय जी बहुत अच्छी बात की कि मुसलमानों के यहाँ 4-4 शादी होती है, हलाले होते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि नॉन मुस्लिम के अंदर कितनी शादियां बिना के लोग रह के बैठे हुए हैं वृंदावन में। सुनिए, वृंदावन के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें अबंडेंट है, उनके बारे में भी कुछ सोचिए। अरे वारिस पठान जी, 15 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें अबंडेंट बैठी है वृंदावन के अंदर, उनकी भी कोई फिक्र कर लीजिए। वारिस पठान जी, मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि ये कानून सबके लिए आएगा। वारिस पठान जी, सबके लिए आएगा। मैं तो बार-बार ये कह रही हूँ, जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोग समझाइए, गलत नैरेटिव सेट मत करिए। अरे प्राची जी सुनिए, गोवा के अंदर गाय मम्मी है, गोवा के अंदर गाय तो यम्मी है, मिजोरम के अंदर मम्मी है, तो क्या गोवा में भी कायदा कानून लाकर उसको बैंड कर दिया जाएगा, वहां भी मम्मी बना देंगे ये लोग? क्योंकि वहां के तो मंत्री बोल रहे थे अगर कम पड़ गया गोश्त तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट भी करने वाले थे ये लोग, उसका क्या करेंगे? कल्चरल जो डिवर्सिटी है हमारे देश का, हमारे मुल्क का, जो आर्टिकल 29 के तहत आता है, उसको प्लुरलिज्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अरे इसमें कल्चर कहाँ नष्ट किया जा रहा है? अरे जो कुरूती है उसको लेकर कानून है, आप ये बेसिक चीज मुझे लगता है वारिस जी आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। अरे धर्मांतरण के अंदर गुजरात में परमिशन लेना पड़ता है, क्या करेंगे उसका? परमिशन लेना पड़ता है गुजरात स्टेट के अंदर, अगर आपको धर्मांतरण करना है तो इनको मालूम है सुधांशु जी को, क्या करेंगे उसके बारे में आप लोग बताइए। चलिए, अरे तो ये इस तरह का गिमिक क्यों करना सुधांशु जी? क्या लगा के रखा? आपने चुनाव जीतना है तो काम दिखाओ ना। आपने डेवलपमेंट के लिए काम किया, आपने दिखाया। मोरबी मोदी जी ने कितना अच्छा बना दिया, मोरबी का ब्रिज कितना। चलिए इसी काम पर आ जाते हैं वारिस पठान जी, चलिए कम से कम आपने मुद्दों की बात तो की, मैं मुद्दों पर आ जाती हूँ। 50 बच्चे चले गए जान, ये दिखाए गए पब्लिक, तुम्हारे को जनता जवाब देगी। मुद्दों पर आ जाते हैं सुधांशु जी, मुद्दों से भागते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वही बार बार घूमकर एक सवाल आपकी तरफ फेंका जा रहा है, मुद्दों पर बात नहीं करते क्या आप लोग? मैं जवाब नहीं है, इन लोगों तथ्यों पे जवाब दे देता हूं। कायदा बनाने वाले नहीं है, खाली ने अभी बड़े शिद्दत से बोला कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो ये कहता हो कि 4 शादियां करनी है। यास्मीन जी, मैं बता देना चाहता हूं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के केटी हसन का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो 4 शादियां नहीं कर पाओगे। अब आपकी बात मानूं या उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात मानूं? हमने क्या, मैंने दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि मॉब लिंचिंग, बिल्कुल मॉब लिंचिंग होती थी, ईमानदारी से मॉब लिंचिंग की बात करिए। 2019 से पहले कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद कोई भी मॉब निकलती थी और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति की लिंचिंग कर देती थी। केरल में एक मॉब निकलती थी और कोई प्रोफेसर जोसेफ जैसे व्यक्ति का हाथ काट देती थी। मुंबई में एक मॉब निकलती थी, अमर जवान ज्योति को जाके जला देती थी, तोड़ देती थी। इसलिए
पूरे देश ने वो बात देखी है कि मॉब लिंचिंग क्या थी, और मैंने आपको सिर्फ फैक्ट बताया और तो कुछ मैंने बताया नहीं। आपने कहा, मैंने कोट करके बता दिया। चलाने वाले लोग इतनी अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी ये बहुत बोल रहे थे वारिस पठान साहब, अरे जनाब आप तो हैदराबाद की पार्टी है ना, वो हैदराबाद जहां आप हुक्मरान वक्त और निजामुल मुल्क के जमाने से आज तक आप ही की पार्टी की सदारत है। वो 10-10 साल की बच्चियां जिन्हें खरीद कर अरबी शेख ले जाते हैं, उनके लिए क्या किया? कभी डिमांड की कि अरब के शेख को नहीं आने देंगे? अपने घर की बच्चियों को अरबी शेख ले जाएंगे, उसके लिए दिल में कोई मलाल नहीं है, और पूरे भारत में भोग दिखाएंगे कि छाती पीट रहे हैं। ये बताइए एमआईएम ने क्या किया? एक एक करके बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया उन लोगों के खिलाफ? एक एक करके वारिस जी और यास्मीन जी, मैं फिर वारिस जी आपके पास आऊंगी। यास्मीन जी 1 मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए सुधांशु जी को। आप क्या करोगे? अरे यास्मीन जी 1 सेकंड रुक जाइए, बात कंप्लीट करने दीजिए सुधांशु जी को, फिर वारिस जी आपके पास। सुधांशु जी, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने यास्मीन जी को एक उदाहरण बताया, मैंने मॉब लिंचिंग के 4 उदाहरण बताए, और मैंने सिर्फ वारिस पठान जी से कहा कि हैदराबाद ही भारत में एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं मीडिया में प्रकाश में आई हैं कि 10-10 साल की बच्चियों को अरब के शेख खरीद के ले जाते हैं। वो सब मुस्लिम हैं, हिंदू बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं। कितना दिल में दर्द है, क्या कार्रवाई की? मैं पूछता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमाम काउंसिल हो, इनकी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हो, मुस्लिम लीग हो, सब चुप, और फिर आके यहां छाती पीटने लगते हैं कि साहब हम तो देखिए साहब मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था आपको केटी हसन का, शफीकुर रहमान बर्क का, केरल से लेके कश्मीर तक होने वाली मॉब लिंचिंग का। ठीक है, मैं बहुत सारे आपको उदाहरण देता हूं, मैं भी बहुत सारे उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आ रही हूं, एक सेकंड, वारिस पठान जी का नाम कोट करें सुधांशु जी, 1 सेकंड से जवाब। एक औरत अपनी मर्जी से, एक लेडी अपनी मर्जी से 3-4 शादी कर सकती है, उनका क्या करोगे आप? और आप बताओ ना कि कितने मर्दों ने 4 शादियां कर ली? उन्होंने बोला है, किया है क्या? नहीं किया। अब मैं आपको गिना सकता हूं कि करके बताना पड़ेगा क्या वारिस पठान जी? बिरादर जो है, जनप्रतिनिधि है, उनके कहने का क्या असर पड़ेगा समाज पर, नहीं पता क्या आपको? मैं एक अपशब्द यूज नहीं करना चाहता किसी महिला के लिए, उनकी भी बहुत सारी फ्रेंड है, मगर क्या करे बेचारे, शादी नहीं कर सक रहे, मगर रखे हुए है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वारिस पठान जी चर्चा को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं आप सब लोग? बात यहाँ पर सब महिला की इज्जत की कर रहे हैं, और चर्चा देखिए किस स्तर पर जा रही है। मुसलमान बनना पड़ा, शादी किया उन्होंने। वारिस पठान जी किस स्तर पर चर्चा जा रही है? खैर, अरे सुधान, आप मुझे एक बात बताइए, शफीकुर रहमान बर्क कोई आम इंसान है? जगह पे तो अब अरे रुकिए ना वारिस पठान जी, शफीकुर रहमान बर्क जो है, क्या वो आम इंसान है? बोलेंगे मेरा टाइम हो गया। अरे वारिस पठान जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, शफीकुर रहमान बर्क क्या आम इंसान है? अब भी बोलेंगे मेरे को दूसरे चैनल पे जाना है। अरे वारिस पठान जी सुनिए, शफीकुर रहमान बर्क क्या आम इंसान है? पूछो सवाल, वो कुछ भी बात कह देंगे, वो कुछ भी बात कह देंगे। अरे मुझे क्या सवाल करना है सुधांशु जी से, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, शफीकुर रहमान बर्क कोई आम इंसान है? उनका कुछ भी कह देना गलत संदेश नहीं देगा क्या? पर्सनल सवाल मत करो, आपके पर्सनल सवाल नहीं करो प्राची जी, आप बड़ी एंकर हो, आप पर्सनल सवाल मत करो। जनता के सवाल नहीं है सर, ये जनप्रतिनिधि को लेकर सवाल है, इसमें कोई पर्सनल सवाल नहीं है। आपने कहा कि करके नहीं दिखाया, ये बातें सिर्फ कही गई हैं, तो सिर्फ करके दिखाने की जरूरत है क्या वारिस पठान जी? कोई करके दिखाएगा तभी मानेंगे आपकी ये कुरीति है। उस सोच का, उस मानसिकता का आप क्या करेंगे जो लोगों के अंदर पल रही है? ये तो मानसिकता का तो इन्होंने, प्राची जी आप देख नहीं रहे हो, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, मानसिकता क्या हो गई है? एक तरफ से मुसलमानों के, दलितों के प्रति जंग छेड़ दी है भाजपा ने, हर चीज से इनको हमारे तकलीफ हो गई है, हमारे हिजाब से तकलीफ, हमारे नकाब से तकलीफ, हमारे मदरसों से तकलीफ, हमारे हलाल फूड से तकलीफ। हम 2 रकात की नमाज अगर पढ़ ले जाके किधर पे खड़े होते तो उन पे FIR इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, उससे तकलीफ। जबकि हम लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी है, तब जाके हमारा इस बात से कौन डिनाई करता है वारिस पठान जी? आप बार-बार ये बात लेकर आते हैं, मैंने कब कहा या किसी ने कब कहा? हम भी इस देश का अटूट हिस्सा है। क्यों हमारे सर, शहीदों का और बलिदान देने वालों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, ये आप कम से कम क्लियर कर लीजिए। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मुकाबला में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।